हेलो दोस्तों, ग्लोबल गुरुकुल में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का एक क्लास पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख कर आइए, आपको समझ में एक क्लास बेहतर आएगा। चलते हैं, हम लोग राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का पद सबसे सर्वोच्च पद होता है, जो भारत का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। आप लोग को ज्ञात होगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये सब आप लोग को पता होगा। चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने की बात अनुच्छेद 53 में किया गया है। कहा गया है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति शक्ति का स्वयं उपयोग भी कर सकते हैं, अन्यथा अपने अधीनस्थों के साथ। अधीनस्थों का मतलब हुआ कि हम यदि नहीं है तो हमारे जो प्रतिनिधित्व होता है करने वाले, उसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को मदद करने के लिए मंत्री परिषद होता है, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख हेड प्रधानमंत्री होता है। इसके माध्यम से शक्ति का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का शक्ति में कार्यपालिका शक्ति क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कार्यकारी शक्ति। इसके अंतर्गत क्या आता है कि प्रधानमंत्री हो और प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री को नियुक्त किया जाता है। समझे? तो नियुक्ति प्रक्रिया में क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नियुक्त करेंगे और साथ साथ अन्य मंत्रियों को भी क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। अब राष्ट्रपति के विचार से कौन मंत्री कौन क्या बनेगा, किसको विभाग क्या मिलेगा, सब किसके सलाह पर करेगा? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। आप लोग को ज्ञात होगा कि हम अगले क्लास में अनुच्छेद में पढ़ाए थे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 75 के तहत। आप लोगों को पता होगा। यदि नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख कर आए। और कोई दोस्तों यदि देखे हैं तो उसको बेहतर समझ में आया होगा। तो हम लोग पीएम के बारे में देखें और अन्य मंत्री के बारे में कि नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला में क्या है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? तो बोलिएगा राष्ट्रपति। अब बोले किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 263 के तहत। 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। अगला क्या है कि वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग हर 5 साल पर राष्ट्रपति का शक्ति प्राप्त है को गठन करेगा। हर 5 साल पर। तो हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन की बात अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है। आप लोग को पता होगा कि वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। समझे? अब इसमें बात आती है कि वित्त आयोग का काम क्या होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि वित्त आयोग आपसे प्रश्न भी पूछता है कि बताइए कि वित्त आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करना।
करों का बंटवारा करना। बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप जवाब दे दीजिएगा ना। बताइए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो बोलिएगा राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 280 के तहत। ये हर एग्जाम में पूछता है वित्त आयोग के बारे में। अब इसमें क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र का घोषित करना। और राष्ट्रपति के विशेष शक्ति प्राप्त है कि कौन क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। समझे? अनुसूचित क्षेत्र के मतलब हुआ कि विशेष जनजाति लोग वहां पे रह रहा हो। बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। एससी आयोग और एसटी आयोग और ओबीसी आयोग का गठन राष्ट्रपति ही करते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए ओबीसी आयोग का गठन कौन करते हैं, तो बोलिएगा राष्ट्रपति। एससी का आयोग का गठन कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। इस बॉक्स हो गया है आपका, आप माइंड में चला गया आपका। अब आते हैं हम लोग विधायक शक्ति क्या होता है। विधायक शक्ति का अर्थ हुआ विधि बनाने की प्रक्रिया। इसमें क्या हुआ कि संसद का अभिन्न अंग है। इसके मतलब क्या हुआ, जैसे संसद का हम लोग 2 सदन पढ़े थे। कितने सदन पढ़े थे, 2। एक होता है राज्यसभा, एक होता है क्या होता है, लोकसभा। और इसी का अंग है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसमें क्या होता है, 3 अंग है। संसद के कितने हैं, 3 हैं। और तीनों कानून ही बनाते हैं। पता होना चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों बिल पास कर कहां भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं, जब तक कोई अधिनियम नहीं बनता, ना कोई कानून बन सकता। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में कितने अंग, तो 3 अंग। कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। वही कहा गया है संसद का अभिन्न अंग है कौन, राष्ट्रपति। अब इसमें कहा गया है कि कोई भी बिल पर जब तक साइन नहीं करता है, जब तक कोई कानून और अधिनियम नहीं बन सकता। समझे? मान लेते हैं लोकसभा अपने विधायक को पास कर राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा भी अपने विधायक को पास कर राष्ट्रपति के पास भेजना आवश्यक जरूरी होता है। जब तक वो साइन नहीं करते राष्ट्रपति, जब तक कानून अधिनियम नहीं बन सकता। अब आते हैं एक अनुच्छेद 123। 123 में क्या कहा गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो बोलिएगा 123। अध्यादेश एक समझ के कानून ही होता है। जब लोकसभा राज्यसभा का कोई सदन नहीं चल रहा होता है, तो उस दौरान राष्ट्रपति खुद से अपना विवेक से अध्यादेश जारी करते हैं। तो समझिए कानून ही होते हैं। और क्या विशेष इसका शक्ति है, तो संसद को संबोधित करने के लिए। जैसे मान लेते हैं लोकसभा का चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ तो सभी संसद को एक नया संसद चुनकर आया, तो उसको तो संबोधित करना जरूरी है। समझे? तो संबोधित करने की शक्ति किसको है, तो राष्ट्रपति का। यदि कोई ऐसा संदेश है, राष्ट्रपति को मन में हो गया कि संसद को भेजना है संदेश, तो संदेश भेजने की विशेष शक्ति है राष्ट्रपति को। ये आप लोग को पता होना चाहिए। संबोधित करने और संसद के सत्र जो चलता है और सत्रावसान, जैसे सत्र चलते रहता है
तो उसको समाप्त करना है, शुरू करना है, तो राष्ट्रपति के ही अथी से होता है, इजाजत से। समझे? तो संसद के सत्र को और सत्रावसान करने के प्रक्रिया राष्ट्रपति के ही शक्ति है। लोकसभा को यदि भंग करना है, ऐसा प्रधानमंत्री का सलाह आ गया कि राष्ट्रपति जी आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो लोकसभा को भंग कर देगा कौन? राष्ट्रपति। बाकी सलाह कौन देगा? तो प्रधानमंत्री। कौन देगा? प्रधानमंत्री। तब इसमें समझ में आप लोग को नहीं आया होगा कि किसके अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद के तहत ये सब प्रक्रिया होता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत ये आपका ये शब्द बताए ना, संसद के सत्र और सत्रावसान जो होता है ना, तो 85 के तहत। आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले चलते हैं। ये भी आपको एक बॉक्स में बंद कर पेटी में बंद कर दिए, आप अपने पास लेके चल जाइए। अब आते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या होता है? वित्तीय शक्ति का मतलब हुआ पैसा से संबंधित विधायक हो। वो विधायक नहीं, विधायक होता है बिल। समझे? तो धन विधायक क्या होता है? धन विधायक की मतलब हुआ, आपसे प्रश्न सीधा सीधे पूछता है कि धन विधायक पता है किससे संबंधित होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कर से संबंधित होता है और संचित निधि से पैसा निकालने डालने से प्रक्रिया होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, इसी से संबंधित धन विधायक होता है। जब तक धन विधायक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होता, जब तक नहीं लाया जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि धन विधायक किसको पहले अनुमति लेना पड़ता है? तो बोलिएगा राष्ट्रपति को अनुमति लेना पड़ता है, तभी कोई धन विधायक लाया जाता है, नहीं तो नहीं। एक प्रश्न और पूछेगा, बताइए धन विधायक को जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो कितने दिन तक रखा जाता है? तो 14 दिन तक। यदि राज्यसभा 14 दिन तक यदि नहीं देता है कोई सम्मति, तो वो मान लिया जाता है कि सम्मति दे दिया है। समझे? तो इसमें यही बात आया है कि राज्यसभा को कोई जरूरी नहीं कि सम्मति आप दीजिए, आप बस। समझे? तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बता दीजिएगा ना कि बताइए धन विधायक से संबंधित कोई भी बिल यदि राज्यसभा में जाता है तो बताइए कितने दिन तक रखता? तो बोलिएगा 14 दिन तक। हमेशा याद रखिए, धन विधायक लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। ठीक है? तो धन विधायक के मतलब समझ गए आप लोग। अनुच्छेद कितना में उल्लेख है? तो 110 में। ये अनुच्छेद वाली क्लास में बताए हैं, बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज ये अनुच्छेद वाला क्लास देख लेते हैं। और आगे क्या है? आकस्मिक निधि, जो अनुच्छेद 267 उल्लेख है, इसमें क्या होता है? आकस्मिक निधि में क्या होता है कि मान लेते हैं इस पूरे आकस्मिक निधि में पूरे राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। समझे? इसमें कुछ पैसा जमा होता है, देश पर ऐसा कोई विपत्ति आ जाता है, पैसा झड़ गया देश में, अब बताइए काम काज कैसे चलेगा? तो उस स्थिति में राष्ट्रपति इस निधि से पैसा निकालकर सरकार को दे देते हैं कि आप सरकार को चलाइए। कोरोना काल का उदाहरण ले सकते हैं। उस त्रासदी में क्या हुआ? हमारे देश में सरकार चलाने के लिए पैसा कम गया, तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर राष्ट्रपति दी, तो हमारे देश का जो भी प्रशासन था चलना शुरू हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा।
हाँ, जो भी यदि आप इसमें से पैसा निकाल के देता है फिर जमा करना होता है। जान लीजिए। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वर्ष वित्तीय विवरण की बात बोलता है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं आम भाषा में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या संविधान में बजट का जो शब्द होता है, बजट शब्द, क्या संविधान में उल्लेख किया गया? नहीं किया गया है। समझे? डायरेक्ट कहता है अनुच्छेद 112 में वित्तीय लेन देन की बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद कितने? 112 के तहत हर साल सरकार क्या लाती है? बजट पेश करती है ना। उसमें क्या रहता है? तो बस एक साल की जो भी आमदनी होगा और जो भी खर्च होगा वही क्या कहलाया? बजट कहलाया। क्या कहलाया? बजट कहलाया। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। बात समझे? 112 किससे? तो वित्तीय लेन देन से समझिए, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। अब आते हैं न्यायिक शक्ति क्या होता है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। बताइए, राष्ट्रपति की इतना शक्ति रहने के बावजूद, पता है, वो अपने खुद से नहीं प्रयोग कर सकते हैं शक्ति। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद होते हैं उसी के सलाह पर काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो वही कहा गया है कि घर में बुजुर्ग जैसा राष्ट्रपति का हाल है। जैसे घर में देखते हैं ना हम लोग कि बूढ़ों लोग को बहुत शक्ति होता है, बाकी यूज नहीं करता है, उसको पावर ही नहीं होता, वो इस तरह होता है। तो न्याय शक्ति हम लोग पढ़ेंगे। न्याय शक्ति क्या होता है इसके बारे में। इसमें अनुच्छेद 72 में कहा गया है क्षमा दान करने की शक्ति। किसी अधिक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी उसको न बख्शा, फांसी की सजा सुना दिया, अब बेचारा जाए कहाँ? तो अंतिम एक ही रास्ता होता है कि राष्ट्रपति के शरण में जाए। राष्ट्रपति की दया हो गई तो जानिए आपका फांसी की सजा माफ हो सकता है। आपको कोई भी सजा मिला है वो कम कर सकता है। विशेष शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। बात समझे? तो किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान करने की शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को। 143 अनुच्छेद 143 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की सलाह। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाह रही है राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति की यदि जरूरत पड़ गया कि नहीं हमको कुछ कानूनी सलाह चाहिए, तो राष्ट्रपति बुलाकर सलाह ले सकते हैं। लेकिन इसमें है बाध्यकारी नहीं है कि आप यदि सलाह दी है तो कोई जरूर नहीं कि मानिए ले। हम आपसे प्रश्न घुमाएगा तो आप समझ लीजिएगा, बाध्यकारी नहीं है। आप इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति की प्रक्रिया है तो राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे राष्ट्रपति क्या क्या चीज का, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, तो उसको नियुक्ति करना है, एक जगह से दूसरे स्थानांतरण भी करना है तो राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रक्रिया क्या है? कोलेजियम विधि। समझे? कोलेजियम विधि द्वारा ही राष्ट्रपति को दिया जाता है कि एक जज को आप नियुक्त कीजिए, तो वही नियुक्त करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं जज को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। अब आते हैं सैन्य शक्ति क्या है। बोला जाता है हमारा सेना बल का सबसे सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते। तो आम भाषा में बोल सकते हैं सेनापति हमारा देश का कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही किसी युद्ध को प्रारंभ करने की शक्ति किसी युद्ध को करने के लिए आदेश दे सकते हैं और किसी युद्ध को शांत मान ली विराम देने की आदेश दे सकते हैं।
तो किसको शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। तो बताइए तीनों सेना का, थल सेना, जल सेना और वायु सेना की अध्यक्ष या प्रमुख का नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। जैसे थल सेना का प्रमुख होता है, जल सेना का प्रमुख होता है, वायु सेना का प्रमुख होता है ना। तो इसका नियुक्ति कौन करता है? तो बोलिएगा राष्ट्रपति। अभी बताएं कि युद्ध को चालू करना है, विराम देना है, तो किसकी अनुमति के? राष्ट्रपति की अनुमति। चलिए अनुमति से तो हो गया, आप चलते हैं हम लोग आपातकाल की ओर। कहाँ चलते हैं? आपातकाल की ओर। कि आपातकाल क्या है? अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कहा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लग सकता है? जब देश पर कोई सा विपत्ति आ जाता है। यदि कोई ऐसा देश जो भारत पर आक्रमण कर देता है, देश पर आक्रमण कर देता है, उस स्थिति में क्या करेंगे? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। बात समझ में आया? तो बताइए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो बोलिएगा 352 में। हाँ, लेकिन मंत्री परिषद का लिखित विवरण देना पड़ता है। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए लिखित प्रमाण देना पड़ता है? जी हाँ। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो 1 महीने के अंदर संसद को अनुमोदित करना जरूरी होता है। समझे? जब तक संसद अनुमोदित नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो आपका वैल्यू होगा नहीं होगा। ठीक है। अब बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, कितने बार लगा देश में? बोलिए 3 बार लगा। 1962 में। 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय भारत हार गया था चीन से, समझे? फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान से हुआ था, जो नया हुआ क्या बना? बांग्लादेश बना। उस समय भारत पर बहुत बड़ा विपत्ति आया था, समझे? भारत ने बांग्लादेश को साथ दिया था, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। 1975 में क्या हुआ? आंतरिक विद्रोह हो गया था हमारा देश में, जो जयप्रकाश नारायण ने एक संपूर्ण क्रांति, समझिए कि एक ऐसा अभियान चलाया था। उस समय भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए मजबूर करना था 1975 में। तो 1962, 1971 और 1975। आप बताइए अनुच्छेद कितना? 356। इसमें कहा गया राष्ट्रपति शासन स्टेट यदि राज्य में यदि संवैधानिक जो प्रक्रिया से शासन प्रशासन चल रहा होता है, उस शासन प्रशासन यदि बिगड़ जाता है तो उस समय समझिए कि राष्ट्रपति वहां का विधानसभा को भंग कर सीधे राष्ट्रपति शासन करने लगते हैं राज्यपाल के माध्यम से। बात समझे? तो अभी फिलहाल मणिपुर में वही स्थिति बना हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें अनुमोदित करने के लिए संसद की भी जरूरत पड़ता है 2 महीना। 60 दिन के अंदर यदि अनुमोदित होता है तभी राष्ट्रपति शासन का क्या होगा? मान्य होगा, तो नहीं होगा। फिर उसको बाद में अनुच्छेद 360 आता है। अनुच्छेद 360 आता है जो वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल के मतलब हुआ कि भारत या अपने देश में पैसा की कमी आ जाती है, समझे? उस स्थिति में क्या हो सकता है? वित्तीय आपातकाल। ये सबसे सुखद स्थिति है कि हमारा देश में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है।
तो उस समय यदि द्वितीय पाद का लग भी जाता है, इसको अनुमोदित करने के लिए 2 महीना की जरूरत पड़ता है। 60 1 महीना 30 दिन। तो आपसे प्रश्न बताइए कि पूछेगा कि अनुमोदित करने के लिए 30 दिन का जरूरत किस आपातकाल में लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं आप लोग को समझ में इतना आ गया होगा। और कुछ बात इसमें और बताना था कि वित्तीय आपातकाल में कि कोई भी कर्मचारी हो, खाली राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर सभी का वेतन को घटा दिया जाता है और जो भी टैक्स होता है उसको बढ़ा दिया जाता है वित्तीय आपातकाल में। ये चीज आप लोग याद रखिए। और वीटो शक्ति, वीटो शक्ति का विशेष शक्ति मिला हुआ है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 111 के तहत। इसमें क्या होता है ना वीटो शक्ति में कि मान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा अपना बिल जो पास कर राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति का ऑप्शन होता है कि उस बिल पर साइन करे या ना साइन करने का उसको इच्छा है तो पुनः वो लौटा सकता है। समझे, यदि पुनः लौटा दिया फिर यदि लोकसभा पारित करके भेज दिया तो उसको साइन करना होता है, नहीं तो नहीं साइन करेगा तो समझे कि साइन समझिए हो गया। 1978 में ऐसा कानून बनाया गया था। लेकिन इसमें एक और एक प्रक्रिया है पॉकेट वीटो, सबसे पावर शक्ति होता है। क्या होता है इसमें पॉकेट वीटो में कि यदि कोई बिल यदि राष्ट्रपति पर भेजा गया है और उसको मतलब साइन करना नहीं होता है तो ना उस पर सहमति देगा ना लौटाएगा, वो अनिश्चित काल तक वो रख ले रह जाता है। समझे, कभी भेजबे नहीं करेगा, उसी को कहा गया है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। अब कुछ यहाँ पर स्वविवेक शक्ति है। स्वविवेक के मतलब हुआ कि राष्ट्रपति इतना काम तो किसके सलाह पर किया, तो मंत्री परिषद की सलाह पर किया, लेकिन अपना स्वविवेक क्या इसमें है कि मान लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव होने के बाद अब प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, तो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करना है तो ऑप्शन देने के और चुनने का शक्ति किसमें होता है, राष्ट्रपति को होता है। मान लेते हैं कि किसी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, किसी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो महागठबंधन बनाकर कोई भी सरकार बनाना चाहता है तो उसको निमंत्रण देगा। क्या देगा, निमंत्रण देगा कि इस पार्टी को, अनेक पार्टी होता है ना, तो कोई पार्टी को देता है कि आइए आप सरकार आप बनाइए। तो इसमें स्वविवेक शक्ति होता है। समझे, तो मूल रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति किसमें होता है, तो आप बोलिएगा राष्ट्रपति में जो स्वविवेक होता है। समझे, अब मान लेते हैं कि उसका कभी लोकसभा भंग हो गया, समझा, उस स्थिति में भी अपना प्रधानमंत्री चुनने का पावर होता है। चलिए इतना आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ये राष्ट्रपति का शक्ति था। राष्ट्रपति का शक्ति क्या क्या है आप लोग को पता हो गया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो फिर से क्लास देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास बहुत पसंद आता होगा। चलिए इस गुरुकुल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।